एक बार फिर से स्वागत है आपका विलायत न्यूज़ के ख़ास प्रोग्राम में, जिसमें दुनिया जहान खासकर मिडिल ईस्ट की खबरों के साथ हम आपके सामने हाजिर होते हैं। आइए शुरू करते हैं वर्ल्ड बुलेटिन। आज की सबसे पहले खबर में हम बात करेंगे इजरायली मिनिस्टर की उस नस्लवादी बयान की जिसमें उन्होंने अरब समुदाय को मिटाने की अपील की है। प्रधानमंत्री नफ्ताली बेनेट की कैबिनेट में धार्मिक मामलों में मंत्री और उनकी पार्टी के सीनियर नेता मताना कहाना ने एक बार फिर नस्लवादी बयान देते हुए अरब समुदाय को मिटाने की अपील की है। मताना कहाना ने अरब समुदाय से अपनी नफरत को बयान करते हुए कहा कि अगर अरब समुदाय को मिटाने के लिए कोई बटन होता तो मैं अब तक उसे दबा चुका होता। खुद्स और बैतलेहम के बीच फ़िलिस्तीनी ज़मीन में बनी एक गैर क़ानूनी आवासीय इकाई में होने वाले एक प्रोग्राम को संबोधित करते हुए मताना कहाना ने फ़िलिस्तीन के साथ किसी भी शांति समझौते को रद्द करते हुए कहा कि मेरे अनुसार फ़िलिस्तीन के साथ निकट भविष्य में कोई भी शांति समझौता नहीं हो सकता। मताना कहाना ने आगे कहा कि अगर अरब समुदाय को नष्ट करने के लिए उनके पास कोई एक बटन होता तो वो उसे ज़रूर दबाते। नफ्ताली बेनेट के पार्टी साथी और उनकी कैबिनेट के आधिकारिक साथी मताना कहाना ने कहा कि अगर उनके बस में होता तो एक बटन दबाते और वो सब एक तेज़ रफ्तार ट्रेन की तरह स्विस पहुंच जाते और वहां एक आइडियल ज़िंदगी गुजारते, लेकिन ये सब कुछ उनके बस में नहीं है और शायद इसी सरजमीन पर वो रह जाएं। दुनिया भर में बस एक यही ज़मीन है जो उनका ठिकाना है। 1967 में कब्ज़े वाली ज़मीन तक इसराइल की सीमित होने की संभावना से इनकार करते हुए मताना कहाना ने कहा कि कुछ लोग कहते हैं कि यहाँ अगर हम 1967 की सरहदों में सिमट जाएं और दो अलग स्वतंत्र राष्ट्रों का गठन हो जाए तो फ़िलिस्तीनी संकट हल हो सकता है और वो सुकून से ज़िंदगी जी सकते हैं। लेकिन उन्होंने कहा कि वो इन बातों को नहीं मानते हैं, ये सब बेहुदा बयानबाजी हैं। अगली खबर यमन से है। यमन के हुदैदा प्रांत के कबीलों के सरदारों ने अंसारुल्लाह के प्रमुख अब्दुल मालिक अल हौसी से मुलाकात की। सैयद अब्दुल मलिक अल हौसी ने कहा कि यमन की जनता ने अल्लाह और अपने देश की जनता से किए हुए वादों को पूरा कर दिया है। उन्होंने अपनी बहादुरी, फिदाकारी और बलिदान से दुश्मन के अरमानों पर पानी फेर दिया है और उन्हें और उनकी साजिशों को नाकाम बना दिया है। हौसी ने हुदैदा प्रांत को यमन की मज़लूमियत का प्रतीक बताते हुए कहा कि यमन के जियालों ने अपनी बहादुरी और वफादारी से अल्लाह, इस्लामी उम्मा और देश की जनता से किए हुए वादे को वफा कर दिया है। सऊदी गठबंधन ने हुदैदा बंदरगाह और यहाँ के मछुआरों को निशाना बनाकर यमन की जनता के दुखों में बेशुमार इजाफा किया है। अब्दुल मलिक अल हौसी ने कहा कि हुदैदा प्रांत और यमन के दूसरे हिस्सों में सऊदी गठबंधन के बेइंतहा जुल्म और अतिक्रमणकारी गठबंधन के काले कारनामों का सबसे बड़ा अध्याय है। उन्होंने कहा कि हुदैदा कृषि उत्पादन के क्षेत्र में देश का सबसे महत्वपूर्ण इलाका है। यमन से गरीबी को मिटाने के लिए सभी को कृषि क्षेत्र पर ख़ास ध्यान देना चाहिए। सैयद अब्दुल मलिक अल हौसी ने यमन पर हमला करने पर सऊदी गठबंधन की आलोचना करते हुए कहा कि खुदा का शुक्र है कि आले सऊद और संयुक्त अरब अमीरात का अहंकार चकनाचूर हो चुका है। उन्हें अमेरिका और इसराइल पर भरोसा करके कुछ भी हासिल नहीं हुआ। और यहाँ पे भी जानना ज़रूरी है कि पूरी तरीके से नाकाबंदी के वक्त से हुदैदा यमन की लाइफलाइन की तरह बना हुआ है। सऊदी गठबंधन ने इस प्रांत पर कब्ज़े के लिए कई बार बहुत हमले किए हैं, लेकिन हर बार यमन की जनता के प्रतिरोध के आगे उन्हें घुटने टेकने पड़े। अगली खबर में हम जानेंगे कि दुनिया भर में बढ़ते इस्लामोफोबिया को लेकर विश्व प्रसिद्ध यूनिवर्सिटी अल अज़हर ने क्या चिंता जताई है। भारत में मुसलमानों के खिलाफ बढ़ते हमले और उन्हें प्रताड़ित करने की घटनाओं पर दुख जताते हुए अल अज़हर ने यूनाइटेड नेशंस से मांग की है कि वो दुनिया भर में बढ़ते इस्लामोफोबिया की घटनाओं का मुकाबला करने के लिए उपाय तलाश करें। अल काहिरा की रिपोर्ट के अनुसार भारत में मुसलमानों के खिलाफ बढ़ती हिंसक घटनाएं, पुलिस की ओर से बंद किए गए मुस्लिम जवानों के खिलाफ हिंसा तथा पैगंबर इस्लाम के अपमान करने के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करने वालों पर बुलडोज़र चलाए जाने की निंदा करते हुए अल अज़हर यूनिवर्सिटी ने इसे एक गैर इंसानी काम बताते हुए कहा कि ये एक वहशी और ह्यूमन राइट्स के पांवों तले रौंदने के समान काम है। अल अज़हर ने कहा कि भारत में जो कुछ हो रहा है वो आस्था से खिलवाड़ और ईश निंदा को अपराध बताने वाले कानूनों का मजाक उड़ाना है। अगर मुसलमानों के खिलाफ नफ़रत और घृणा के आधार पर ऐसे ही सलूक जारी रहा तो इससे माहौल और ख़राब होगा। समाज में नफ़रत फैलेगी जिसका अंजाम अच्छा नहीं होगा और बेगुनाह लोगों का खून बहेगा। अल अज़हर ने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय और
यूएनओ समेत इंटरनेशनल संस्थाओं से मांग की है कि वो भारतीय मुसलमानों के खिलाफ चल रही इस मुहिम को रोकें, उन पर हो रहे अत्याचार और उत्पीड़न को रोकें और उनके घरों पर चलाए जा रहे बुलडोज़रों के मामलों की जांच करते हुए उनकी हिफाजत को यकीनी बनाने के लिए प्रभावी कदम उठाएं। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय मुसलमानों की धार्मिक आज़ादी और उनके खिलाफ चलाए जा रहे नफरत के मिशन को रोकने के लिए आगे आएं। अगली खबर में हम जानेंगे कि रूस और भारत के बीच रिश्ते मजबूत होने में ईरान का क्या रोल है। भारत ने अमेरिका और पश्चिमी देशों के तमाम दबावों को नकारते हुए हालिया समय में रूस से रिकॉर्ड स्तर पर ऑयल और अन्य साजो सामान खरीदा है। लेकिन ये जानकर आपको शायद हैरत हो कि भारत और रूस के बीच रिकॉर्ड कारोबार में ईरान ने बेहद अहम भूमिका निभाई है। नव भारत टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार ईरान की सरकारी शिपिंग कंपनी ने भारत और रूस के बीच नए ट्रेड रूट के जरिए माल पहुंचाकर इतिहास रच दिया है। कंपनी ने रूस से भारत तक माल पहुंचाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर दक्षिणी परिवहन कॉरिडोर यानी INSTC का इस्तेमाल किया है। ईरान की शिपिंग कंपनी ने 7200 किलोमीटर लंबे इस ट्रेड रूट में पाकिस्तान और अफगानिस्तान को बाईपास कर दिया है और अगर यही माल रूस से सुएज नहर के जरिए भारत पहुंचाता तो इसे 16,112 किलोमीटर की दूरी तय करनी पड़ती। ऐसे में अगर ये व्यापार गलियारा एक्टिव हो जाता है तो न सिर्फ ये कि भारत और रूस के बीच ट्रेड में ज़बरदस्त इजाफा होगा बल्कि ईरान और कजाकिस्तान के साथ भी व्यापारिक संबंध ज़्यादा मजबूत होंगे। सबसे पहले रूस के सेंट पीटर्सबर्ग में बना मॉल अस्त्रखान में कैस्पियन सागर के किनारे स्थित रूसी पोर्ट सोलियंका लाया गया। यहाँ से इसे शिप के जरिए कैस्पियन सागर तट पर स्थित ईरान के अंजली बंदरगाह लाया गया। इस बंदरगाह से माल को सड़क मार्ग के जरिए ईरान के मशहूर पोर्ट बंदर अब्बास लेकर आया गया, जहाँ से अरब सागर के रास्ते होते हुए इस माल को मुंबई पहुँचाया गया। ये भी बता देना ज़रूरी है कि पिछले कई सालों से भारत, ईरान और रूस आपसी व्यापार को बढ़ाने की नीति पर काम कर रहे हैं। INSTC परिवहन गलियारे के माध्यम से कैस्पियन सागर, कजाकिस्तान, ईरान और अरब सागर होते हुए रूस का माल भारत पहुंचेगा। कैस्पियन सागर, कजाकिस्तान, ईरान और अरब सागर होते हुए भारत आने वाले माल के रास्ते से अफगानिस्तान और पाकिस्तान हट जाएंगे। इस दौरान माल को ख़तरा भी कम होगा। इसके अलावा माल ढुलाई में सरकारी दखलंदाजी की वजह से बेवजह लेट लतीफ़ी से भी आज़ादी मिलेगी। INSTC से परिवहन लागत में 30% तक कमी हो सकती है। इतना ही नहीं, इससे भारत और रूस के बीच माल ढुलाई के समय में भी 40% की बचत की जा सकती है। हमारा आज का बुलेटिन फ़िलहाल यहीं पर ख़त्म होता है। मुलाकात होगी अगले बुलेटिन में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।